ये वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। लेंगे कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर टॉक शो होगा और कुछ बेलाग तबसरे होंगे, कुछ मौजू पे बातचीत होगी। विंग जोन, यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल एंड बोनलेस विंग्स एंड बर्गर, लंच स्पेशल इनके पास रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज़, फाउंटेन ड्रिंक। और विंग जोन की अब 2 लोकेशंस हो गई हैं, इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त यमी ज़बिया हलाल हैं विंग्स, तो लोगों को पसंद आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो एक लोकेशन काफ़ी नहीं थी। दूसरी लोकेशन अब आपके दीवान से करीब आ गई है और जिसने भी वो जीता हुआ है विंग जोन का मील, वो अब दूसरी लोकेशन पे भी जा सकते हैं, जो कि चुई और मैकॉर्मिक पे 3530 शायद उसकी एग्जैक्ट एड्रेस है, 3530 वेस्ट 2 ही। और इनकी जो पुरानी लोकेशन है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280। विंग जोन। अनमोल मीट एंड ग्रोसर्स। अनमोल मीट एंड ग्रोसर्स ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है, बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशरफ पटेल की निगरानी में ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसर्स आता है। शरिया बोर्ड से तस्दीक शुदा है। फ्रेश पकाएं, फ्रेश खाएं, अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएं। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू, शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर 8722083373। शाही कुल्फ़ी अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ा करें। शाही कुल्फ़ी से 4 मज़ेदार फ्लेवर्स में दस्तियाब, मलाई, मैंगो, पिस्ताशियो एंड आलमंड्स, और साथ ही एक नया फ्लेवर भी ऐड कराएं, ओवर स्वीट्स मैंगो ज़ाफ़रान के साथ। इतनी मज़ेदार कुल्फ़ी के मेहमान शादी में आएँ और शाही 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 कहते हुए जाएं। हलाल इंग्रेडिएंट से तैयार करता मज़ेदार शाही कुल्फ़ी अपनी तकरीबात में शाही कुल्फ़ी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 6308902119। अपनी ग्रोसरी ऑर्डर्स ग्रोसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट में शाही इजाफा करें। शाही कुल्फ़ी रखकर अपने ऑर्डर्स के लिए फ़ोन करें 6308902119। शाही कुल्फ़ी। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। जी हाँ, आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग सामीन सारे शहर में घूम के देख लें। अगर आपको कारपेटिंग की कोई भी नीड्स हो, कोई रग वगैरह लेनी है आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग से ज़्यादा सस्ती कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए कि मेहनत ज़्यादा करते हैं और प्रॉफिट कम रखते हैं। बाकी भी अगर दुकान वाले बाकी भी हमारे स्टोर ऑनर ऐसा ही करना शुरू कर दें कि मेहनत ज़्यादा करें, शॉर्टकट में ज़्यादा पैसे बनाने की कोशिश ना करें, मेहनत ज़्यादा करें और प्रॉफिट कम रखें, तो एक तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लोग आएंगे उनके पास। एक डिश को देखो उठा के तो $14-15 की एक डिश रखी हुई है, $18 की एक डिश रखी है। खुदा को माने यार, इतना महंगा खाना। सोनी धरती और अनर। हेलो सोनी धरती और अनर। हेलो नसरीन। जी जी जी, कौन सा बात कर रहे हैं? ये कोई जी कमाल साहब लगता है। जी कमाल खान बोल रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ। जी, आप सुन रहे हैं मेरा शो? हाँ मैं सुन रहा हूँ, वही सुन रहा हूँ। जी जी, आप ऑन एयर हैं सर? ऑन एयर है। कुछ बताएंगे अपने बारे में, कुछ आपकी कंपनी के बारे में? आपको ऑन एयर लिया हुआ इन्होंने जी, क्या कहेंगे? जी कमाल खान बोल रहा हूँ। जी 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 मेरा नाम कमाल खान है। जी, आप अपना वो रेडियो का आवाज आहिस्ता कर दें, इट्स गेटिंग इको सो आई कैन लिसन टू यू। हमारे सुनने वालों को बता सकेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को आप बता सकेंगे कि आप क्या कमाल करते हैं? जी आप जी 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 मेरा नाम कमाल खान है। और आप क्या कमाल करते हैं? इंश्योरेंस। अच्छा। कमाल नहीं करते बल्कि बाकमाल है। हेल्प करते हैं। बाकमाल लोग हैं। जी गो हेड, अपने इंश्योरेंस कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे? हेलो जी कमाल साहब जी, सुन रहे हैं आप? हमें सुन सकते हैं? आवाज आपकी हमें आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तो हमारे कुछ सुनने वालों को बताएंगे कि आप हमारे सुनने वालों की या हमारी कम्युनिटी की आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हम यहाँ पे जो है जितने भी मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्चेज हैं, उनकी इंश्योरेंस लिखते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और हमारे पास तकरीबन 34 के करीब कंपनीज हैं। एंड पहले मैं ऑल स्टेट का एजेंट था। आई वाज द टॉप 10 इन द मिडवेस्ट। फिर उसके बाद हमने इंश्योर विद अस स्टार्ट की थी। अब हमारी 3 ऑफिसेज यहाँ पे हैं शिकागो एरिया में और 2 फ्लोरिडा में। अच्छा, वो इंश्योर विद अस जो बहुत जोर से बच्चा चीखता है, वही इंश्योर विद अस?
जी बिल्कुल। कि बच्चा जो है ना पैदा होते उसको इंश्योरेंस करा दें ताकि वो बड़े होते होते उसके पास एक अच्छी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी जमा हो जाए तो अपने कॉलेज वगैरह को टेक केयर कर सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, कुछ फायदे बताएं इंश्योरेंस के। वो भी बिल्कुल हम करते हैं। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कुछ हमारे कमाल साहब कुछ ज़रा डिफरेंट सा है, क्योंकि अगर आपका भी ताल्लुक पाकिस्तान से, हमारा भी ताल्लुक है पाकिस्तान से, तो वो इंश्योरेंस एजेंट्स को देख के लोग छुप जाया करते थे या रास्ता बदल लिया करते थे। मेरे खुद एक बहुत ही अच्छे दोस्त के वालिद साहब इंश्योरेंस एजेंट थे, तो जब मैं अपने वो गोल गोल वो मिरर लगे होते हैं ना डोर में से, उसमें से देखता था वो आए तो मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलता था। तो ये कुछ गलत सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अमेरिका में आने के बाद हमें पता चला है कि इंश्योरेंस की कितनी बड़ी अहमियत है। तो कुछ आप बताएंगे, कुछ इस पर रोशनी डालेंगे कि आई मीन किसी की भी लाइफ का पता नहीं है, कोई 100 साल जिएगा, कोई 500 साल जिएगा, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो दूसरे किस्म के भी बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि हाउ लाइफ इंश्योरेंस स्टार्टेड। बहुत पहले की बात है, जब जिस जमाने में मनी नहीं होता था बल्कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो उस जमाने में जैसे 40 लोगों का एक कबीला है, तो उसके अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो वो लोग उनके आपस में पैक्ट था कि भाई अगर किसी की ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है जो कि कमाने वाला है वहाँ पे, तो बाकी के जो 39 फैमिलीज होती थी वो उसको फीड करते थे जब तक कि उसके बच्चे खेती बाड़ी करने के काबिल नहीं हो जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके यही कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ और लोग थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, लेकिन अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। तो आप कितने किस्म के इंश्योरेंस करते हैं कमाल साहब? हम लोग ऑटो इंश्योरेंस लिखते हैं, होम इंश्योरेंस लिखते हैं, कमर्शियल इंश्योरेंस लिखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिखते हैं और लाइफ इंश्योरेंस भी लिखते हैं। सारे किस्म के इंश्योरेंस आपके पास हैं? जी। तो इनमें अगर आई मीन कंबाइन किया जाए तो कोई डिस्काउंट्स वगैरह होता है कि जी जिसके पास ऑटो है उसके पास होम भी है, जिसके पास होम है उसके पास हेल्थ भी है, होम एंड ऑटो को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो 25 से लेकर 40% तक आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, वो मतलब आई मीन प्रीमियम उसका कम हो जाता है अगर कंबाइन कर दें। अच्छा, ये लाइफ इंश्योरेंस का कमाल साहब कुछ डिटेल्स बताएंगे? लाइफ इंश्योरेंस के आई मीन कोई उसमें हेल्थ कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं कि किसी उम्र में भी आप उसको हेल्थ के बगैर भी लाइफ इंश्योर कर देते हैं किसी की? इसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल बताएं, क्योंकि हमारे लोगों के पास का कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस का या लाइफ इंश्योरेंस का? या लाइफ इंश्योरेंस का, सॉरी, हेल्थ का तो खैर वो है कॉन्सेप्ट, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस का भी अभी आपने पूछ लिया तो मैं बताता चलूं। अब हेल्थ में कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चनियर नहीं है, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस नहीं है, साल में 2 दफा उन्होंने कर दिया है। अब आप कभी भी जाएं और चाहें कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूं तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, वो 2 उनके एनरोलमेंट पीरियड है, उन्हीं 2 एनरोलमेंट पीरियड में आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। अच्छा। और लेकिन ये कि अब उन्होंने जो है जो ओबामा जो रूल है उसके हिसाब से ओबामा केयर जिसको कहते हैं, उनका नया जो रूल है ओबामा केयर का जो लॉ है जी, उसके हिसाब से कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है, कोई ये नहीं पूछा जाता कि आपकी हेल्थ कैसी है। अब लाइफ की तरफ आते हैं। अच्छा, आई मीन देखिए हमारे लोगों में मोस्टली जो है ना वो 40 क्रॉस होती है, डायबिटीज और जो है ना वो ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ें जो है ना क्रिएट शुरू हो जाती हैं, इसलिए कि एक तो हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है दूसरे लोगों से। बड़ा टेंशन है हमारे लोगों में, आपस में ख़ानदानी टेंशन भी है, घरेलू टेंशन भी है, और जो है मीठा भी खूब खाते हैं हम लोग, वो मिठाई की दुकानें सजी हमारी वजह से रहती हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम तो 40 के बाद हमारे लोगों में बहुत कॉमन शुरू हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ओबामा केयर के हिसाब से अब अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपसे नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड? नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए यस, वो आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और अगर आपकी एज 50 से ऊपर है और अगर ब्लड में कुछ आ जाता है तो फिर वो EKG भी करते हैं और फिर फर्दर वो आपके डॉक्टर को भी कॉल करते हैं, उससे पूरी रिपोर्ट मंगाते हैं और उसके पर फिर वो बेस करके कहते हैं कि भाई हम आपको अगर लाइफ इंश्योरेंस देंगे तो वो सरचार्ज होगी और कौन सा वो उसमें टेबल रेटिंग यूज करेंगे। तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जो कि 50 ईयर ओल्ड है या 45 है या 55 है और उसके कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और
कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, शुगर कंट्रोल में है, ही विल गेट द बेस्ट रेट। अच्छा, मतलब उसमें भी इंश्योरेंस और अगर कंपनी कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहा है आफ्टर एज 40, he will be rated. अच्छा, वो depending एक्सेप्ट तो हर सूरत में होगा, इस एनी हेल्थ कंडीशन में जो है ना वो एक्सेप्ट तो उसको करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में, लेकिन उसका प्रीमियम अप एंड डाउन हो सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? अप एंड डाउन, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बड़ी अच्छी हमारे सुनने वालों के साथ आपने मालूमात शेयर की। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगर टाइम हुआ तो आपसे कुछ इंश्योरेंस के मुतालिक हमारे सुनने वालों के जहन में जो क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है ना बहुत सारी चीज़ों का, उस पर और बात करेंगे। आज तो आप अचानक जो है ना लाइव एंट्री दी है, तो इतने हमारे पास भी जहन में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते मेरी जिंदगी में ये पहली दफा मैं रेडियो स्टेशन पे बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा बोला कमाल साहब, आपने कमाल कर दिया। अपना फोन नंबर बता दें हमें जाते जाते। 847-414-7278 7278। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब, फिर इंशाल्लाह आपसे बात कीप होती है। लिसनिंग। बहुत शुक्रिया। अभी हमारा टॉक शो आने वाला है बहुत अच्छा, और पॉलिटिकल Okay, सेगमेंट भी। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, अल्लाह थैंक यू हाफिज, वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, वैसे ही अच्छा हुआ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ये हमारे नए लिसनर हैं और उन्होंने लिंक मांगा था, तो आई सेंड द लिंक। अच्छा चलें, वो गुफ्तगू का सिलसिला एक बीच में से मुझे कुछ याद आ रहा है कहने का। मेरे कुछ और एड्स भी बाकी हैं, वो भी हाँ, नहीं एक शेर ही कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अब एहतियातन तुम खत ना लिखना। एक शख्स अपनी महबूबा से कह रहे, मुझे अब एहतियातन तुम खत ना लिखना, मेरे बेटे को पढ़ना आ गया है। ओह माय गॉड। अच्छा चले, अभी मैं ख्याल में 7 सेकंड्स की खामोशी के बाद वो अवामी बाजार का ऐड है जो हमने चलाना है। जी जी, और भी कुछ दूसरे एड्स भी हैं। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। जी, हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर हैं अवामी बाज़ार। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे, साबरी निहारी चले आएं। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 773-465-3272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 हैफ वेस्ट डिवान एवेन्यू, शिकागो पे। जब इसका नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के बेस्ट पान स्पेशलिस्ट हमारे इफ्तिखारुद्दीन भाई का। जी हाँ, पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए, पान की कैटरिंग करानी है अपने किसी भी तकरीब में। अगर आप कोई किसी एमी शेमी को बुला लेंगे तो समझे ना, आपको वो सब ऐसा चूना लगाएगा कि ज़बान कट जाएगी। वो भी एक फन है पान लगाना, जो इफ्तिखार भाई से अच्छा कोई नहीं कर सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रुबीना, मैंने ये पूछना था कि आप वो स्टार के बारे में बताती हैं ना। हाँ। तो मैंने ये पूछना था कि अगर लड़की और लड़के की सेम स्टार हो तो उनकी लाइफ कैसी गुजरती? उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है, सेम कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छी गुजरती है। लेकिन जरा सा भी आगे पीछे हो जाए, यानी कि उनका कस्प अगर हो जाए, किसी भी एक का कस्प हो, यानी 20 या 21st डेट होना, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, फिर वो बहुत बड़ा टकराव हो जाता है। कस्प में नहीं होना चाहिए किसी की भी एक की तारीख। और अगर विर्गो और पाइसेस का कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है विर्गो पाइसेस, बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि पाइसेस बड़े वो होते हैं
आप कहें कि बहुत ही अच्छे समझौता करने वाले लोग होते हैं, और विर्गो जो होते हैं वो बहुत क्वाइट किस्म के होते हैं, वो अपनी बातों का जज्बात का इजहार नहीं कर सकते, लेकिन पाइसेस उनको बहुत अच्छा समझ लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा रहता शुक्रिया। है। हाँ। और मैंने एक शेर सुनाना था। जी जी बोले। नमक की तरह हो गई है जिंदगी अपनी, अपने ही लोग हस्बे जायका इस्तेमाल करते। Beautiful. चले फिर आपके Beautiful. शेर पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में, नेकियां कम पड़ रही थी नामाए अमाल में, शुक्र है दुश्मनों की गालियां काम आ गई। मतलब दुश्मनों की गालियों पे अगर आप खामोश रहे तो आपकी तो नेकियों में इजाफा हो गया। इजाफा हो जाएगा। और बिल्कुल नमक भी हस्बे जायका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। आप दोनों खवातीन ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, और मैं कमर्शियल ब्रेक पे था। इफ्तिखार भाई से पान लगवाने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा नंबर 773-817-9791। और इटालियन एक्सप्रेस ने खवातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। इटालियन एक्सप्रेस ग्लेंडल हाइट जुम्मा हफ्ता इतवार को बफ़े लगाते हैं जो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होते हैं। 1199 में जितना चाहें खाएं आप। बफ़े में 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन और पाकिस्तानी खाने और ग्रिल्ड आइटम्स होते हैं, तो पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएं, खाना पकाने का चक्कर ना चलाएं। सिर्फ इटालियन एक्सप्रेस चले आए। यहाँ पे 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में है। ये लोकेटेड है 630-539-7600। इटालियन एक्सप्रेस से ग्लेंडल हाइट। कोई है हमारे साथ? जी सोनी दत्ती और अनैर। आदाब बहन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बहन, जब उनको इंश्योरेंस एजेंट को आप फोन पे ले आए ना, उनसे पूछे ऐसी कोई प्रोडक्ट बता हमें जो हम इन्वेस्ट करें तो हमें कुछ मिले, तो हमारा जो रिटायर्ड पीपल के लिए कुछ फायदा हो रहा है। अच्छा ठीक है। ये सुन रहे होंगे मिस्टर कमाल, अगर आप हो सके तो आज कॉल कीजिए, वरना आपको तो पार्टिसिपेशन अब हर वीक देनी पड़ेगी, कुछ अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बताने और फिर ये लोगों के सवाल। मैंने तो बहुत जगह पर इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा कुछ ऐसा फायदा नहीं हो रहा जो हम बुजुर्ग लोगों को कुछ फायदा हो। अच्छा, मतलब कोई ऐसे बिजनेस का बताए जिसमें आप इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा हो। हाँ राइट, मेरी बहन समझ रहे हैं आप? ओके बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मैसेज दे दिया है। देखिए कमाल साहब अगर सुन रहे होंगे तो कॉल करेंगे। कहते हैं कि मैंने फोन किया था, भाई ने फोन किया था आपको। अच्छा जी, मैं बोल दूंगी। बहुत शुक्रिया, सुनते रहो हमारा शो। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज जी। तो अभी बात हो रही थी, आप कोई ऐड बाकी था? नहीं, ऐड सारे हो गए। अच्छा, मेरे पास एक ऐड है हमारे नए ऐड के जो इंक्रीज हुआ है, एक और नया ऐड। AAA Tax Service, AAA Tax Service for all your tax service needs, personal taxes, business taxes, property taxes, payroll accounting, S corporation taxes. Contact Mr. Azmatullah. उनका एड्रेस है 2600 वेस्ट पीटरसन एवेन्यू, ऑफिस नंबर है 200, और इनका फ़ोन नंबर है, शिकागो में इनका ऑफिस है, फ़ोन नंबर इज़ 773-973-1046। AAA Tax Service। जी अब टाइम हो गया है टॉक शो का। जी टॉक शो मैंने सवाल किया था, एक जहालत कितने किस्म की होती है, लोग शायद समझ ना पाए या नहीं बता पाए। मिसेस रफ़ीक ने खाली बताया जहालत। तो जहालत का आज मैं कुछ टॉपिक पे कुछ रोशनी डालूं। आई वोंट टेक एनी कॉल्स बिकॉज मेरी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। एंड लेट मी टेल यू कि मेरा रेडियो का नाम है सोफिया। ये ज़रूर बता दूं, याद करा दूं लोगों को। तो जहालत पे बात करते हैं। जहालत कितनी किस्मों की होती है, ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा तो मेरे नज़दीक, मैं पहले अपना व्यू बताऊंगी, मेरे नज़दीक जहालत की कई किस्में और कई रूप होते हैं। जहालत सोचों में भी हो सकती है, आमाल में भी हो सकती है, खून में भी रची बसी हो सकती है, और एक तालीम याफ्ता और डिग्री होल्डर्स के जहन में भी बसी हुई हो सकती है। जभी तो लोग कुछ कहते हैं कि उसने पढ़ लिख कर डुबोया। जब हम ये वर्ड्स सुनते हैं या ये प्रोवर्ब सुनते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि क्या मतलब है। तो ये जो बड़ी बुढ़ियाँ कहती है, कोई ऐसे लोग कहते हैं कि इसने तो पढ़ लिख कर डुबो दिया। एक इंसान जो भी ले लें, एक नॉर्मल सा इंसान, उसकी जहालत की जड़ें बहुत गहरी होती है और बहुत हद तक ये उसकी परवरिश के तरीके से जुड़ी हुई होती है। जैसे पसमानदा सोच के लोगों की नस्ल दर नस्ल जहालत चलती रहती है। जैसे आप देखें तो वडेरा और जागीरदाराना सोच को एक जहालत की ही किस्म और रूप कहा जाएगा। दक्यानुसी सोच को बदलना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जागीरदाराना सोच है, या वो लोग जो सदियों और पुश्तों से दौलत के ऊपर सांप बनकर बैठे रहते हैं, तो उनकी सोच बड़ी हाकमाना हो जाती है। तो ऐसी दक्यानुसी सोच को बदलना एक पहाड़ को सर करने के बराबर है।
ऐसी दकियानुसी सोचों को बदलते बदलते कई लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी दिया। इन्हीं जाहिलाना सोच की मिसाल है इज्जत के नाम पर किए जाने वाले वहशियाना कत्ल, ख़ास तौर पर औरतों का कत्ल। अब इसके ऊपर अगर रोशनी डालें तो अगर आपको मैं रोशनी मतलब फिगर वर्क में बताऊं कि क्या कितने अरसे में किस तरह ये बढ़ती रही। इंस्टेड हम लोग जब ज़माना आगे बढ़ता है तो हम क्या कहते हैं कि तालीम में भी बहुत फ़ायदा हुआ है, तालीम भी लोगों ने उसके परसेंटेज भी बढ़ गए, लोग अब बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो गए और मॉडर्नाइज हो गए हैं और बहुत सी नई इन्वेंशंस हुई है। लेकिन ये वो फील्ड है, यानी वो जाहिलियत वो फील्ड है जो उसका मॉडर्न ज़माने से या ज़माने के आगे बढ़ने से या तालीम के ज़्यादा, इवन तालीम के ज़्यादा होने से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता। इसे कि मैंने कहा ये इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि उन जड़ों को बदलना या उसको जड़ों से उखाड़ना, किसी भी कोई ऐसा सायादार दरख्त जो बरसों से पल रहा हो और बहुत मजबूत हो गई हो जिसकी जड़ें, उसको उखाड़ कर फेंकना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए कुछ फिगर वर्क बताऊंगी जो आपको ये बताएगा कि इस फिगर वर्क के हिसाब से इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइज और तालीम याफ्ता ज़्यादा होने की वजह से उसको फिगर वर्क को कम होना चाहिए, यानी उसकी क्वांटिटी में कमी आनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी में किस तरह इजाफा हुआ। 2013 में गैरत के नाम पर 902 औरतों को कत्ल किया गया, जबकि 2010 में औरतों के कत्ल की शरह जो गैरत के नाम पर की गई थी वो सिर्फ 791 थी। यानी सिर्फ 2 साल में 2010 में और 2013 में कितना फ़र्क पड़ गया कि 791 से 902 हो गई। 2011 में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली औरतों की तादाद 595 थी। यानी आप देखें इसको हर साल ये बढ़ता रहता है। 2013 में औरतों के कत्ल और ज़्यादती के 2506 केसेस दर्ज किए गए, जिनमें से 654 मुकदमात पुलिस एहलकारों की मिली जुली भगत से जाली करार दिए गए। बाकी 2000 जो वाक़यात और जो उन्होंने केसेस दर्ज किए थे वो भी जाली करार देकर वडेरों ने अपने अपने पैसे खिलाकर, रिश्वतें देकर उसे ख़त्म कराया। बाकी बचे सिर्फ 500। वो 500 केसेस जिसमें मुजरिमों को सज़ा हुई तो कहा गया 5 साल की सज़ा, 3 साल की सज़ा, और वो मुश्किल से 6 महीने जेल में रहे और फिर उन्हें बरी कर दिया गया। 215 में इसकी तादाद, यानी 200 अगर आप 10 में देखें जो 791 थी, तो 2015 में उसकी तादाद बढ़कर 1240 पर पहुंच गई। यानी औरतों के साथ कितना जुल्म। अब इसके बाद अगर मैं कहूं कि 3 महीने पहले की एक वाक़यात अगर आप देखें तो 3 महीने पहले कराची के मोमनाबाद में भाई हयात ने बहन को कत्ल कर दिया, और उसका कहना था कि उस भाई का कहना था कि उसने मुर्गी भी कभी ज़िबा नहीं की थी, सिर्फ उसने अपनी बहन को एक गलत काम पर कर दिया कत्ल। पूछा गया गलत काम क्या, तो वो उसने अपनी पसंद से शादी की थी और अपने शौहर के साथ माँ बाप से मिलने आई थी, भाई बहनों से मिलने आई थी। शौहर किसी काम से बाहर गया था, अम्मी और अब्बू घर पे नहीं थे और वो अचानक ही आई थी मिलने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, और भाई ने जब ये मौका देखा तो उसे चाकू से वार करके उसको ख़त्म कर दिया। 2015 में देखें, लाहौर शादमान का रिहायशी 4 बच्चों का बाप मोहम्मद खालिद, उसकी जाहिलियत की ये थी कि वो काफ़ी पढ़ा लिखा था। वो कहा जाता था कि वो उस गांव में वाहिद ज़्यादा पढ़ा लिखा है जिसने कॉलेज की भी शक्ल देखी। 4 बच्चों का बाप, लेकिन इतना बदमिजाज कि अपनी बीवी को अक्सर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का निशाना बनाया करता था। जॉब्स पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसने फ्रस्ट्रेशन का निशाना बीवी को बताया। जब बीवी तंग आकर अपने मैके चली गई तो उसने अपनी 10 साल की बेटी को इस कदर मारा कि उसकी जान निकल गई। लाहौर का अलमिया देखे 2014 का 28 मई का, लाहौर के हाई कोर्ट के दरवाजे पर पुलिस की मौजूदगी में फरजाना परवीन को डंडे मार मार कर और पत्थर मार मार कर हिलाक कर दिया गया। कसूर यही था कि उसने पसंद से शादी की थी और उसको कत्ल करने वाले उसके अपने, पहले तो उसके भाई और अब बाप थे जो वालिद थे, उसके साथ मिल गए उसके शौहर के भाई, यानी उसके जेठ और देवर और ससुर। ये सब ने मिलके पुलिस के सामने उसे पत्थरों से मारा, ईंटें फेंकी, उसके ऊपर डंडों से मारा और पुलिस ये तमाशा देखती रही। इतनी सी बात हमारी समझ में जब हम कहते हैं कि ये चीज़ें हम क्यों नहीं समझते, ये हम लोग जाहिलियत क्यों बताते, तो इतनी सी बात है कि हमारे को, हम अगर मॉडर्न ज़माने की बात करें, हम अमेरिका में पल रहे हैं तो हम कहते हैं अमेरिका में तो हमारा जाहिलानापन चल ही नहीं सकता, इसलिए कि अमेरिका के रूल्स के हिसाब से हम किसी को पत्थर से मार मार कर अगर मारने बैठ जाएं बीच बाज़ार में
तो पुलिस उससे पहले कि उसको एक पत्थर भी लगे, उसकी एक आवाज़ पर, एक चीख पर पूरी पूरी पुलिस हरकत में आ जाएगी, पूरा लॉ हरकत में आ जाएगा और आप अंदर होंगे जेल के अंदर। लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं है, इतना रिश्वत चलती है, सब कुछ चलती है, तो अमेरिका में तो हम बहाना कर लेते हैं कि ये तो मॉडर्न ज़माना है और यहाँ पर तो बच्चे आज़ाद हो ही जाते हैं। बच्चे, औरतों को ख़ास तौर पे कहा जाता है, लड़कियों को यहाँ भी कहा जाता है। बहुत से फैमिलीज़ ऐसी है जो चाहती है कि और अपनी बेटियों को बिल्कुल कंट्रोल में रखे, लेकिन फिर वो कहती है अमेरिका है भाई, हमारा कोई कसूर नहीं, माहौल का असर है। लेकिन ये माहौल का असर नहीं है। अगर आप इतनी सी बात सोचें कि हम जब माहौल का नाम लेते हैं या एनवायरनमेंट का नाम लेते हैं या अपने मुल्क की बात करते हैं या गैर मुल्क की बात करते हैं, इसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम अपने मज़हब की कुरान मजीद को उठा के देखें, कुरान मजीद को उठाकर देखें, उसमें भी कहा गया है कि एक इंसान जब बालिग होता है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल, लाइक ऑल एजेस एंड ऑल सेक्टर पीपल, के अगर कोई लड़का है, लड़की है, एक शख्स जब बालिग होता है तो वो अपने हर एक्शन का जो वो है वो खुद जिम्मेदार होता है। घर से भागकर शादी करे या अपनी पसंद से करे, या घर से भागकर मैं प्रेफर तो नहीं करूँगी, लेकिन जब पेरेंट्स इतना मजबूर करते हैं कि वो उनके पास कोई हल बाकी नहीं रहता, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बालिग होने के बाद आप किसी की ज़िंदगी नहीं चला सकते। अगर हम इसे मज़हब के तरीके से लें या सोसाइटी के हिसाब से लें या हमारे कोई भी कल्चर के हिसाब से लें, हम ये बात क्यों भूल जाते हैं जब हम सब चीज़ें, बड़े बड़े मौलाना और मुफ्ती है वो हम जब करते हैं बात, तो ये ज़रूर भूल जाते हैं कि वो बनते तो मौलाना मुफ्ती है, लेकिन उनसे कहा जाए कि आपने कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ा है, वहाँ पर भी एक बालिग इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का पूरा हक है। तो फिर हम कौन होते हैं कि इस तरह की फ़ैसले करें? किसी भी इंसान का कत्ल वैसे हमारे मज़हब में पूरी इंसानियत का कत्ल है, मगर एक छोटी सी बात मैंने कहा जो हमारी सोचों को बदल सकती है, वो ये बात कि हर इंसान, आई विल रिपीट अगेन, चाहे वो औरत हो या मर्द, बेटी हो या बीवी, बहन है कि माँ है, बालिग उम्र के बाद हर इंसान अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है। कोई किसी की ज़िंदगी अपने फ़ैसलों और इरादों के हिसाब से नहीं चला सकता। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से और अपनी तरीके से गुजारने का पूरा पूरा हक है। ये हक उसे सिर्फ माशरा ही नहीं देता बल्कि हमारा मज़हब भी देता है। और ये जो मज़हब का चर्चा करने वाले मुफ्ती और मौलाना जो हर वक्त नए नए फतवे देते हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने कुरान में पढ़ा है कि औरतें, ख़ास तौर पे औरतें और हर बालिग इंसान अपनी मर्ज़ी से सब कर सकता है। और ज़्यादातर जो केसेस हमने पाकिस्तान और इंडिया में देखे हैं वो ज़्यादातर या तो शकी मिजाज शौहर के होते हैं। शकी मिजाज शौहर की मैं आपको एक क्लिपिंग बताऊंगी कि देखें, ये जाहिलाना डायलॉग अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस्म के लोग होते हैं। तो आप वो क्लिपिंग चलाएंगे जी। अच्छा, आप क्लिपिंग ढूंढ रहे हो जब तक। मेरे ख्याल है क्लिपिंग जो है ना वो कुछ गड़बड़ हो रही है। क्लिपिंग सुनाना बहुत ज़रूरी है।
आप ये पूरा ओके, मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ। आप उसको चेक करें जब तक मुझे जी सॉरी फॉर द ये मिसकम्युनिकेशन हो गया। वो सोहेल अभी क्लिपिंग ढूंढ रहे हैं, मुझे वो क्लिपिंग ज़रूर सुनानी थी आपको। तो उसके लिए मैं बता रही थी कि अगर इस्लाम में बोलें कि इस्लाम में यह है कि अगर औरत बालिग हो जाए और उसकी इजाज़त के बगैर शादी शरअन जायज़ नहीं, यानी उसे पूछा जाए और उससे पूछे बगैर आप किसी तरह भी उसकी शादी नहीं कर सकते। और एक वाक़या कहा गया, किसी ने एक मौलाना मुफ्ती से पूछा कि एक लड़की ने घर से भागकर किसी मस्जिद या इमाम के मस्जिद में जाकर उसने शादी कर ली अपनी पसंद से, तो क्या इस्लाम में वालिदैन की इजाज़त के बगैर शादी करना जायज़ है? तो उस मौलाना ने, वो एक वाहिद मौलाना था जिसकी मुझे रिकॉर्डिंग मैंने सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई वो एक वाहिद मौलाना की मैंने देखी कि जिसने एक सच बात करी थी कि इस्लाम में वालिदैन की इजाज़त लेकर शादी करना बेहतर ज़रूर है मगर फ़र्ज़ नहीं है। बेहतर ज़रूर है मगर फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल का फरमान है सईद बुखारी में जिल्द नंबर 7 और किताब निकाह, और मेरे ख्याल में इसका बाब, लेट मी रिमेंबर, बाब नंबर 43 है और हदीस उसकी अगर कहें तो 69 है। हदीस नंबर 69 है कि एक औरत ने आकर अल्लाह के रसूल से कहा कि मेरे वालिदैन ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी करा दी, मैं उस शख्स के साथ खुश नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल ने वो शादी फ़ौरन ही ख़त्म करवाने का हुक्म जारी किया। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम में कहीं भी नहीं है, अगर कोई मौलाना या मुफ्ती कहते हैं कि शरई जायज़ नहीं है कि आप वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर अगर कोई लड़की शादी करती है या कोई लड़का शादी करता है, तो बालिग उम्र के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना मज़हब कुछ कर सकता है ना माशरा कुछ कर सकता है। तो यू हैव टू, ये मतलब जिस तरह बिल्कुल जैसे आप LBW बोले ना, तो LBW क्रिकेट में आपको आउट कर देता है, इसी तरह इस्लाम में भी एक चीज़ ज़रूर है जो मौलाना लोग उसको घुमा फिरा कर बयान करते और उसे अपने फ़ायदे के लिए उसे बिल्कुल ही उल्टे तरीके से बयान करते। यानी अगर लेग बिफोर विकेट का कहें तो इसका भी LBW है, यानी लव बिफोर वेडिंग इज़ नॉट अलाउड। यानी वो डेटिंग साइट या वो डेटिंग्स जो करते हैं और लड़का लड़की घूमते फिरते हैं बाहर, मैं उससे ज़रूर नाला हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके बच्चों से आपकी इतनी दोस्ती होनी चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, कि जैसे ही उसे कोई पसंद आता है, पहली मुलाकात या कोई जगह ऐसे पसंद आता है, साथ पढ़ते हैं साथ जॉब करते हैं, तो आप उसे इतनी हिम्मत ज़रूर दीजिए कि उसे ये बात उसके जहन में ज़रूर क्लियर हो कि कहाँ अच्छाई ख़त्म होती है, कहाँ गलत रास्ता शुरू होता है, कहाँ सीधा रास्ता है और कहाँ किस लिमिट पे जाके वो गलत रास्ता शुरू होता है, कि वो डेटिंग की तरफ ना जाए बल्कि वो सीधा सीधा आपको बता दे कि मुझे ये लड़की पसंद है। और अगर आपकी बेटी को कोई पसंद है तो वो इतनी हिम्मत रखती हो कि वो अपने माँ बाप को, कम से कम अपनी माँ को बता दे कि मुझे ये लड़का पसंद है। फिर आपका उस बात पे एतराज़ करना कोई सेंस नहीं बनता। आप अगर जाते हैं, लड़के के घर वाले प्रपोजल लेकर आते हैं और आप उसे देखते हैं, लड़का अगर आपको मुनासिब लगता है तो आप ठीक है फ़ौरन हाँ कर दे, और अगर लड़का ना मुनासिब लगता है तो माँ बाप की भी एक हद है। यानी माँ बाप अपने बच्चों को समझा सकते, उसे एग्जाम्पल दे सकते और उसे अपनी ज़िंदगी के तजर्बों का कह सकते हैं कि मेरा तजर्बा ये कहता है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी। उसको फोर्स नहीं कर सकते किसी तरह भी। अब इस जहालत को जो मैं कहती हूँ, औरतों के ऊपर शक करना, अक्सर शौहर शक की मिजाज शौहर होते हैं और तभी भी वो उन्हें उसको बीवियों को डाइवोर्स कर देते हैं और फिर उसके बाद डाइवोर्स के बाद अक्सर वो होता है कि बीवियों को डाइवोर्स करने के बाद कुछ लोग तो मर्डर भी कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि बीज भरे उसमें भी कोर्ट के दरवाजे के बाहर भी कत्ल हुए। तो अब इस जहालत को हम किस तबके में फ़िट करेंगे? ये सोचों की जहालत है या वो जहालत है जो जागीरदाना सोच की जहालत है या हमारी मजहबी मालूमात में कमी का नतीजा है? तो मेरे ख़्याल में ये जो है मतलब मजहबी मालूमात में कमी का नतीजा है, इसलिए कि हम मज़हब की आड़ में ही कहते हैं कि हम बहुत औरत जो है, और इन्होंने अरबी मतलब निकाला औरत का और उसमें ये कहा उन्होंने कि औरत का मतलब है हया और शर्म और छुपाने वाली चीज़। ठीक है, अगर आप इस पे करते हैं, मैं इस पे भी बात करने को तैयार हूँ, मैं इसे मजहबी नुक्ते से भी बात करने को तैयार है। ठीक है, अगर हया और मजहबी तौर से अगर ये छुपाने वाली चीज़ है तो मुझे कोई ये बताए कि फिर
बेटियों की पैदाइश पे आप लोग इतनी गम क्यों मनाते हैं? आपके पास तो खजाना आ रहा है ना, कौन सी चीज छुपाई जाती है? कोई इंसान किसी चीज को छुपा के क्यों रखता है? इसलिए कि वो चीज कीमती है, इसलिए कि वो गौहर और नायाब है। कोई हीरे और सोना है, चांदी है, जिसको आप छुपा के रखते हैं ना। तो आपके घर जब अल्लाह ताला आपको ये खजाना देता है जो बेटी की रूप में होता है, तो आप उस पे उदास क्यों होते हैं? और बेटी को गैरत का नाम क्यों दिया जाता है? क्यों बेटों को नहीं दिया जाता? बेटे जब पैदा होते हैं तो आप लोग खुशियां मनाते हैं ना। बेटे जब आपको बुढ़ापे में घर से निकालते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कहते कि ये बेगैरत हो गए? क्यों नहीं कहते आप? बेटी को गैरत के नाम पे, बेटी ने अगर पसंद से शादी कर ली तो आपने उसे कह दिया, गैरत के नाम पे उसका कत्ल कर दिया, वो आपकी गैरत बन गई। तो भाई जब आपको ये गैरत मिलती है खजाने के तौर पे, जब अल्लाह ताला की नेमत मिलती है, तो आप उसे कत्ल क्यों कर देते बचपन में ही? और बेटियों की पैदाइश पे इतना अफसोस क्यों करते हैं? बेटियों को, अगर आपको इसका आसान तरीका है, अगर मजहबी तौर पे मिले, और वाकई मजहब में हमारे अरबी में अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है कि औरत शर्म व हया और छुपाने की चीज़ है। तो आप ये भी तो इसके साथ मैच करें ना कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये भी कहा है कि जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं, जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं तो उनकी फौरन शादी करो। हम जब शादी की बात आती है तो बहुत से घरों में देखा गया है कि बेटियां अगर कमा रही है तो माँ बाप शादी नहीं करते, या अगर बेटियों के नाम पे जायदाद है तो वो नहीं चाहते कि जायदाद उनकी ख़ानदान से बाहर जाए, फिर भी वो बेटियों की कुरान से शादी कर देते हैं और कभी दरख्तों से शादी कर देते हैं। तो जब आपको पता है और आप मज़हब का ही सहारा ले रहे हो, मज़हब की बात कर रहे हो कि भाई ये तो औरत तो शर्म व हया की छुपाने वाली चीज़ है, तो मज़हब के अंदर ये भी कहा गया है कि बच्चे बालिग हो जाएं तो उनकी शादियां करें। ठीक है, मॉडर्न ज़माना है, बच्चों को तालीम हासिल करनी है, बच्चों का एक कैरियर बच्चों को बनाना है, तो कैरियर बनाने के साथ ये सब चीज़ें चल सकती। मसला तो यही है कि हम काम गुनाहों के पेरेंट्स करते हैं और इल्ज़ाम बच्चों को देते हैं, और काम गुनाहों के भाई करते हैं, वालिद करते हैं, सब कुछ करते हैं, बेटियों की शादी नहीं करते। बहनों को इतनी उम्र तक, बुढ़ापे तक पहुंच जाती है, बहनों को, भाइयों को फिक्र नहीं होती अपनी बहनों की, और वो शादियां नहीं करते। और फिर जब अगर कोई बेटी या बहन कोई ऐसा कदम उठाती है तो कहते हैं कि हमने उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर देना है, हमने तो उसको छोड़ना नहीं है जिंदा। तो आप अगर मज़हब को देखें तो दोनों तरफ से देखें कि मज़हब एक तो बालिग होने पर इजाज़त देता है हर इंसान को, औरत को, मर्द को, हर चीज़ को, और अगर आप उसकी देर तक शादी नहीं करते तो फिर आप मज़हब के उस नुक्ते को क्यों भूल जाते हैं? आप अगर देखते हैं कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं तो मैं इस बात पे बिल्कुल प्रेशर करूँगी कि बच्चे तालीम हासिल करें या कुछ भी करें, हर उम्र की एक ज़रूरत होती है, हर उम्र की एक ज़रूरियात होती है, और उस हिसाब से आपने अगर अपने बच्चों को गुनाहों से बचाना है, कोई गलत काम से बचाना है, कोई ऐसा बड़ा गुनाह करने से बचाना है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप एटलीस्ट उनकी मंगनियाँ कर दें। एटलीस्ट आप मंगने इतने ज़ोरों शोर से करें कि आपके जानने वाले, आपके इंडियन पाकिस्तानी जो रिश्तेदार हों, उनके सामने जब मंगनी की तस्वीर जाए या वो अटेंड करे मंगनी, तो वो जब बाजार में आपकी बेटी को किसी गैर लड़के के साथ देखे ना, तो ये बातें ना बनाए। बातों से बचने के लिए आपने एटलीस्ट उसे कोई ऐसे बंधन में ज़रूर बांधना है कि जिसके बाद उस लड़के के साथ घूमना फिरना गुनाह ना बन जाए। इस तरह से आप अपने बच्चों को भी बचा रहे हैं, इज्जतों को भी बचा रहे हैं, और अपने उस गौहर और नायाब को भी बचा रहे हैं, और उसे सही जोहरी के हवाले करने के लिए उसकी हिफाजत भी कर रहे हैं, अपने नामों की, अपनी इज्जतों की, जिसकी बजाय कत्ल करने की बजाय आप उस शख्स से उसकी मंगनी कर दें। और बेटा है तो बेटे के ज़रूरी नहीं कि औरतें ही इज्जत के नाम पे कत्ल हो, बेटे भी जब गलत काम करें तो ये भूले नहीं कि बेटों के साथ भी अगर घर में उनकी बहनें हैं तो अगर वो किसी और की बेटी के साथ कोई गलत काम करेंगे तो वो उनकी बहनों के आगे भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इस तरह हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि हर तरीके से हमारा मज़हब इतना कंप्लीट मज़हब है कि अगर वो एक तरफ ये बताता है कि औरत शर्म और हया की चीज़ है, तो वो दूसरी तरफ उसकी हिफाजत करना भी बताता है, उसकी लिमिटेशन भी बताता है कि आपका जोर कब तक चल सकता है, और इन चीज़ों का यानी बढ़ती उम्र के तकाज़ों का किस तरह से हल निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेके सीधा इज्जत के नाम पे औरतों का कत्ल शुरू कर दें, अपनी बेटियों का कत्ल शुरू कर दें। बहनों की आप शादियां नहीं करते बड़ी उम्र तक, बेटियों को आप पूछते नहीं हैं, इसलिए कि बेटियों को शर्म हया का वो पुर्जा बना के, एक मुजस्मा बना के आप सिर्फ अपने ड्राइंग रूम की तरह ड्राइंग रूम में सजाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ शादी की बात आती है तो आपको फ़िक्र होती है मेरी बेटी के नाम पर तो इतनी जायदाद है, इतनी ज़मीनें हैं, और बेटी तो जॉब कर रही है, घर का खर्चा इससे चल रहा है। ये सब चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब भी अल्लाह ताला की नज़र में तो सब कुछ ज़ाहिर है, कोई छुपी हुई नहीं बात है।
तो मेरा आज का यही मौजू था कि औरतों को कत्ल करने, गैरत के नाम पे कत्ल करने की बजाय बहुत से मजहबी सॉल्यूशन भी है, माशरे के सॉल्यूशन भी है जिसे आप कर सकते हैं, और औरतों का बेजा कत्ल आपको बंद करना होगा। आपको क्लिपिंग नहीं मिली मेरे ख्याल में? क्लिपिंग अभी भी आपको चलानी है वो? जी बिल्कुल बिल्कुल चलानी। ओके, मैंने वो क्लिपिंग ढूंढी तो है, पता नहीं अब वो यही है मेरा ख्याल है, आपने जो मार्क की है क्लिपिंग। मुझे खुदा के कहर से मत डरा, मुझे उसके कहर से। ओ वो भी जानता है, ओ वो भी देख रहा है। वह तेरे जैसी औरत को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी को पता चला ना तेरे करतूत के बारे में तो थू करेगा तुझ पे और लानत भेजेगा मुझ पे कि तेरी जैसी औरत को अब तक जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है। निकल मेरे घर से। मैं कसम खाती हूँ मजीद, मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मजीद मुझे छोड़ दे मजीद। ओए मत खा झूठी कसमें, मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तू एक नंबर की झूठी औरत है। चल चल बाहर निकल, और निकल इधर से। क्या कर रहा है तू वजीर? तो क्या आ गया है तुझे? चाचा तू बीच में से हट जा, मैं आज इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए दूर हट इधर से, मैंने कहा ना हट जा इधर से। ए चाचा ये मेरे घर का मामला है, तू यहाँ से चला जा। ना क्या कर लेगा तू? बोल क्या कर लेगा? जी, ये एक जाहिलियत का नमूना था जो मैं आपको सुनाना चाहती थी। तो ये किस किस्म की कितनी जाहिलियत है कि लोग पढ़ लिख के भी, ऐसे बहुत से आपको एजुकेटेड लोग भी मिल जाएंगे जो बड़े दकियानुसी सोच रखते हैं। तो अपनी सोचों को बदलिए। अपनी सोचों को बदलने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बालिग इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक रखता है। अपनी शादी के बारे में फ़ैसला करना सब कुछ हक रखता है। सोनी धरती और अनैर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका टॉक शो सुना? जी जी। अब इसकी बाज गश्त तो अमेरिका तक सुनाई दे रही है। अच्छा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया है ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने कंदील बलोच के मर्डर की मजम्मत की है। वो पता नहीं एक वक्त में क्या बोलता है, दूसरे वक्त क्या बोलता है, क्या कह सकते हैं। ये खबर मैंने भी जैसा पढ़ी थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कंदील बलोच की कहानी यहाँ तक पहुँच गई, एक प्रेसिडेंट तक, कैंडिडेट तक। ये इज़ नॉट अमेजिंग? बहरहाल लगता यह है कि अमेरिका के इलेक्शन जो है ना वो पाकिस्तान से बड़े कनेक्टेड रहते हैं, हर 10 साल बाद, हर 5 साल बाद। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान की खबरों पे ही इलेक्शन जीतते हैं। और खासकर जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने तो एक और पाकिस्तानी सियासतदानों वाली हरकत की है। वो ये कहा है कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो बेईमानी होगी, इसके मतलब मेरे साथ। ये तो इमरान खान की, इमरान खान ने ही बोला है, और डोनाल्ड ट्रम्प भी पहले से ही उसने जो है ना, और फिर उसने जफर खान की वाइफ के बारे में भी तो बोला है ना कि भाई इनको इसलिए नहीं बोलने दिया गया क्योंकि वो उनको अंडर कंट्रोल थी अपने हस्बैंड के। जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही है। वो खिजर खान ने जो ये जो कुछ भी है ये दरअसल इसमें हमारे मुआशरे का और कल्चर का बड़ा हाथ होता है। आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस ज्यादा डालते हैं इन सारी चीजों पर, बिल्कुल, और ताने देते हैं और पता नहीं क्या क्या उठते बैठते जो चीजें होती हैं वो बाज़ इंसान में आके इस किस्म की हरकतें करता है जो कि नहीं करनी चाहिए, मगर वहाँ का माशरा। जी जी, आप लाइन पे आप होल्ड करेंगे जरा, आप भी बोलते रहें जो। मैं होल्ड कर रहा हूं। सोनी धरती और अनैर साथ हेलो देते हैं इनको। हेलो हेलो, बात कर रहा हूँ। जी जी बोले। हाँ, आपका मैंने वो सुना, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा कवर किया सारी चीजों को। उस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि जो सबसे बड़ी जो वो रीजन है ना, जो कत्ल व गारतगरी का खासतौर पर औरतों की कत्ल, वो हमारे मुल्क की कवानीन के अंदर इस किस्म की उसमें लूप होल्स हैं कि उससे वो लोग फायदा उठाते हैं। जैसे कि गैरत के नाम पे अगर कत्ल किया है कि बाप ने बेटी को कर दिया, आप इस बात सुन रही है ना? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं। अब चूंकि वहाँ पर यह है कि अगर उसके लवाहिकीन या उसके जो बेनिफिशियरी माफ कर दें या खून बहा कर दें तो फिर वो जज भी उनको रिलीज कर देता है।
बिल्कुल बिल्कुल। वो लाहौर के हाई कोर्ट की जो मैंने बात बताई उसमें तो दोनों तरफ के लोग थे ना, दोनों तरफ। हाँ, वो जो है ना वो एक किस्म का सरमायादाराना जागीरदाराना निजाम की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से और मजहबी मालूमात की कमी की वजह से है। और वो गैरत और बेगैरती की जो वो उनके पास जो वो मिसाल है ना, वो बिल्कुल एक टोटली अलग चीज है कि वो जुल्म करने को गैरत कहते हैं और रहम करने को वो बुज़दिली समझते हैं। हाँ, तो ये तो उनके वजह से। अच्छा, फिर दूसरी बात जो है ना, आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को इग्नोर किया है कि लड़कियों की जैसे शादियां नहीं हो रही है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से ऐसे सुने, लड़की कह रही है मैं तो करोड़पति से शादी करूंगी। अब माँ बाप उसको कह रहे हैं कि ये लड़की कह रही है कि मैं तो बिल्कुल जो है ना किसी फिल्मी हीरो के उससे इतने खूबसूरत लड़के से शादी करूंगी। अब जो माँ बाप है वो क्या करेंगे? वो तो अपनी जगह कितना उसे जोर देंगे, भाई तू भी किसी नॉर्मल आदमी से शादी कर ले, करोड़पति से तुझे शादी करने की क्या जरूरत है? अब कहाँ से ढूंढ के लाए हम? नहीं, ये तो बचकाना सोच की आप बात कर रहे हैं। जब लड़कियां बालिग हो जाती है और बहुत जल्दी बालिग हो जाती है, मुझे नहीं लगता है कि बालिग उम्र में पहुंच के ऐसी ख्वाहिशें करें। कितने से सच्चे वाकयात हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो आसमानों से बात ही कर देंगे। हम तो ग्रीन कार्ड वाले से शादी करेंगे, अमेरिकन सिटीजन से शादी करेंगे। अब उस इंतजार के अंदर उनकी लड़कियों की उम्रें बढ़ रही हैं, तो उसके अंदर माँ बाप का क्या कसूर है? माँ बाप को तो कसूर नहीं है, वो तो उसके अंदर लड़की है। तो आपको लड़कियों के कसूरों को भी निशानदही करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं करी। अच्छा, मैं पढ़ूंगी। मुझे मेरे नजर से ऐसा नहीं गुजरा है कि एक खास उम्र को जब लड़कियों को एहसास हो कि उनकी शादी की उम्र गुजर रही है और फिर भी वह डिमांड बात नहीं कर रहे ना। तकरीबन 10% ऐसी होती हैं, 5% भी ऐसी होती हैं। चलो खैर वो अरे भाई, लेकिन हर किसी को अपने ड्रीम्स को फॉलो करने में या उसको अचीव करने में अगर वो अपनी तरीके से जिंदगी गुजारना चाहती है, हर कोई चाहता है। चाहे देखे ना हमारे मुआशरे में हमेशा में डॉक्टर से शादी करूंगी और दूसरे रिश्ते आ रहे हैं उसको वो हाँ सही है बिल्कुल। जैसे लड़के की फरमाइश होती है कि दुनिया की सबसे हसीन और जमील लड़की से मैं शादी करूंगा, इसी तरह लड़कियों की भी ख्वाहिश होती है कि उनके लिए ऐसा कोई सिक्योर किस्म का जो है ना प्रोफेशन वाला लड़का हो, अच्छा हो, हैंडसम हो। ये दोनों तरफ से ख्वाहिशात चलती है ना, ये सिर्फ लड़की की ख्वाहिश नहीं है, लड़के की भी ख्वाहिश होती है। वो एक लिमिट को जो क्रॉस कर रही है वो जी, ठीक है ना, तो लिमिट को क्रॉस करने में जो उसकी एज गुजर रही है उसके अंदर माँ बाप का और भाइयों का क्या कसूर है? हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा जो असल जो आज का मौजू है ना कि वो गैरत के नाम पे सिर्फ औरतों को क्यों कत्ल किया जाता है, उस मौजू पे अगर हम बात करें तो ज्यादा वो फिर तो उसमें तो सबसे बड़ी मेन रीजन है कि हमारे जो मुल्की कवानीन है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा वो है कि जो गैरत के नाम पे जो कत्ल होता है ना जी, वो उस इक्वल उस कत्ल के बराबर नहीं होता जो आमदन कत्ल किया जाता है। ये आपके मुल्की कानून के अंदर है। अगर उसके बराबर उसे कत्ल का तस्वर किया जाए तो उसकी भी सजा मौत होती है और ये सजा ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। इसको कंट्रोल करने के नहीं, तो क्या इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मुल्क जो बना इस्लाम के नाम पे उसमें कोई इस्लामी कानून नहीं है? अगर आप कुरान मजीद को फॉलो करें, अगर इस्लामी कानून है तो वो तो कहीं भी आपको किसी भी बालिग इंसान को पसंद की शादी करने से नहीं रोकता। तो फिर ये क्यों इज्जत के नाम पे कत्ल होती हैं? तो फिर आप मुझे बताएं ना कि मजहब ये इस्लाम के नाम पे मुल्क तो बना लेकिन इस्लामी कानून का आता पता नहीं। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें जो है ना वो सबसे अहम बात है ना वो कवानीन को जो है ना सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया भर में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि औरतों को जो है ना गैरत के नाम पे जो है ना वो कत्ल किया जाता है। आप इंडिया की मिसाल ले लें, इतना ज़बरदस्त वो फरमाइश की है खालिद भाई ने सोनी देती और राखी बंधन के हवाले से। वालेकुम सलाम। मैं ये कहूँगी कि आप जिस माशरे की बात कर रही हैं वो माशरा भी तो मर्दों का है। हाँ। और जो कानून बनाते हैं वो भी मर्द हैं और हर जगह पे मर्द अपनी सहूलत दिखता है, वो औरत की सहूलत नहीं दिखता, वो अपनी सहूलत दिखता है और उसके मुताबिक वो कानून बनाता है। ना उसे अपना मजहब याद रहता है कि मजहब क्या कहता है, बस वो अगर आप मजहब की बात करें तो वो कहेगा कि 4 शादियां करना जी हमारे मजहब में, तब उसको मजहब याद आ जाएगा। कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे उसको बीवी के हकूक अदा करने के कहेंगे तो वहाँ पे उसको कुछ पता नहीं होगा जी, बीवी के हकूक भी हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। जी जी, हेलो जी, सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई। और ये एक मिसाल, एक मर्द का वादा देखें जो अपनी बहन से कर रहा है, उसका गाना सुनिए आप। कहने के तो बात ये भी एक मर्द का वादा है ना जो अपनी बहन से कर रहा है, फूलों का तारों का सबका कहना है।
लेकिन ये इंडिया का है, एक राखी बंधन का है। मैं सोनी यही चट्टी तो और कह रहा अनर। था कि खाली सारी गैरत मुसलमानों में ही आ गई है, अपनी हेलो? बहनों को, बीवियों को, माओं को कत्ल करने के लिए सिर्फ जी। मुसलमानों में ही सारी गैरत जी है। जी बोले। बाकी दुनिया में तो किसी भी मुसलमानों में आ गई, हिंदुओं दुनिया- में भी ऑनर किलिंग है। मैंने तो कभी नहीं सुना धुनी, मैंने हजारों आपको है ना, आपको मैं- मालूम नहीं, उनके सर यहाँ मुझे भी- सब मालूम है, मैं भी दुनिया भर को देखता हूँ, मैं भी हर चीज को वॉच करता हूँ। क्राइम पेट्रोल की मैंने 200 एपिसोड वॉच किए हैं, उसमें कई जगह ऐसा हुआ है कि लड़की जो है ना वो भाग गई, चली गई और उसके भाई ने उसको माफ कर दिया, उसको अपनी जिंदगी जीने दिया। हजारों एग्जाम्पल में क्राइम पेट्रोल, तो आपको पता है ना रियल लाइफ स्टोरीज पे बनाया जाता है, उसमें मैंने हजारों दफा देखा कि भाई ने बहन को माफ कर दिया। कभी ये नहीं सोचा कि उसको मैं कत्ल कर दूं, जाके उसको बोला उसको अपनी जिंदगी जी लेने दो। दैट्स ऑल अबाउट इट। और यही सोच जो है ना, अगर हम लोगों में, जब ये सोच हम लोगों में भी आ जाएगी ना, मुसलमानों में भी, जो बहुत गैरतमंद बनते हैं कि हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, हर आदमी अल्लाह ताला को अपने सवालों का, अपने अमाल का खुद जवाब दे है। जी औरतें भी औरतें भी सर, औरतें भी। जी आप बोले क्या बात करें? ये है कि अगर एक दफा आपने लड़की की शादी कर दी है और कितनी यंग एज में भी कर दिया, अगर नहीं बनती है और वो बाद में छोड़ करके अपनी जिंदगी बनाना चाहती है, तो आपने एक दफा अपना फर्ज अदा कर दिया, बात खत्म हो गई। बस बिल्कुल ऐसे- बिल्कुल। मतलब तरीके से भी चले, तंजील की मिसाल आपके सामने है। जी, जो सबसे बड़ी मिसाल है औरतों को कत्ल करने की, वो तो इतनी पॉपुलर थी सोशल मीडिया पे, तो हर किसी ने उसके कत्ल का नोटिस लिया कि गैरत के नाम पे उसको तो मरवाने वाले मौलवी साहब है, मौलवी अब्दुल खवी। जी 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 तो बिल्कुल। उसके भाई को चढ़ाते बढ़ाते रहे, वरना पहले तो उसको उसने टेलीफोन की दुकान खोल के दी, क्या क्या नहीं दिया। इतने अरसे से चल ही रहा था मामला घर वालों का ठीक ठाक, जी बिल्कुल। उन लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज को। चलो ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपके पास 5 मिनट रह गए। चलें, बहुत शुक्रिया। ये खालिद भाई आपका सॉन्ग है रक्षाबंधन के हवाले से भी, और क्योंकि ये हमारा आज का मौजू भी यही है कि औरतों को गैरत के नाम पे पाकिस्तान में ही जो है ना वो कत्ल क्यों किया जाता है। आखिर दुनिया में इतने ममालिक हैं, अगर कोई गलती भी करते हैं, कोई अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भी कोई औरत अगर चल पड़ती है, कोई लड़की चल पड़ती है, तो उनको जो है ना वो इग्नोर करके उनको अपनी ज़िंदगी जीने दिया जाता है। और यही हमारे कुरान हदीस सारी तालीमात यही हैं। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि जो है ना वो तुम्हारे लिए गैरत का बाइस बन गई है तो उसको कत्ल कर डालो, उसको मार डालो। किसी की ज़िंदगी लेने का कहीं पे कोई हदीस, मज़हब भी अल्लाह नहीं ताला, कहता, कोई कोई मज़हब मज़हब कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। आप तो एक तरफ तो अपने अजीज़ों को कत्ल भी कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो ये ढंडोरा ही पीटते हैं कि हमारी इज्जत थी। दैट्स रियली रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में इस बुरी तरह से जो है ना वो एंटर हो चुका है कि जिस पे या तो सख्त कवानीन लगा के ही पाबंदी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, वरना फिर जो है ना उसका दूसरा यही हल है कि औरतों का भी एक ऐसा ग्रुप बनाए जो गलत काम करने वाले मर्दों को भी कत्ल करना शुरू कर दे, जैसे फूलन देवी और दूसरी बहुत सारी खवातीन भी दुनिया में ऐसी आई हैं जिन्होंने मर्दों को भी जो है ना वो लाहौर के मजा चकाया है। लाहौर के कोर्ट के बाहर जिस तरह औरत को मारा गया, वैसे ही उसके रिश्तेदारों को जिन्होंने मारा था उसको पकड़ के उसी तरह बीच बड़े बाजार में उनको भी पत्थरों से मार के अभी पिछले दिनों भी जो है ना मैं एक स्टोरी वॉच कर रहा था पाकिस्तान के किसी चैनल पे, वो उसमें भी यही दिखा रहे थे कि उसकी बहन खाली जो है ना वो सामने कोई खिड़की में लड़का रहता उसको देखता था, तो उसका भाई पठान था, उसने बिल्कुल क्लियरली किसी ने वीडियो बनाई है, क्या किया कि उसको वो जो है ना उसको आया और 4-5 उसके पेट में छुरियां मारी और वहीं पे वो गिर गई। तब ये मोहब्बत कहाँ जाती है कि फूलों का, तारों का, सबका कहना है। इस वजह से कि वो दूसरे लड़के को देखती थी, तो उसकी उम्र थी, अगर वो देखती थी तो आप लोग लड़के लोग नहीं करते, आप लड़के लोग भी देखते हैं दूसरी लड़कियों को, तो आई मीन पता नहीं अजीब जाहिलाना कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारे इस सोसाइटी में जो है ना वो हो गया है। और उसके लिए बहुत सख्त कवानीन जब तक नहीं बनाएंगे, वरना फिर जो है ना वो मर्दों को भी इज्जत के नाम पे कत्ल किया जाए। बिल्कुल। आप लोगों को कोई कमेंट्स देने हैं तो 8474751590। और अगर आप कमेंट्स नहीं देंगे तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, पता है ना, भूख हड़ताल कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट्स नहीं देंगे इस बात के लिए। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, और इन मैटर्स पे अगर हम नहीं बोलेंगे तो जो है ना वो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो 8474751590। क्या औरत को गैरत के नाम पे कत्ल करना कोई कहीं से भी कोई जायज़ है?
उम्र हमें संग। सोनी दत्ती और अनर भूख हड़ताल का अच्छा मौका शुक्र है, मिला अपनी शुक्र। डाइटिंग के लिए बोलने का। भूख हड़ताल आपने रुकवा दी किसके मेरी लिए कॉल बोलने करके। का? अपनी डाइटिंग के लिए। चलो सुनते हैं। आपको पता है ना मैं भूख हड़ताल किस तशबीह से कर रहा था, क्योंकि MQM ने भूख हड़ताल की हुई है ना, वो अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, इसलिए मेरे पॉलिटिकल तबसरे तो हो नहीं सके, तो मैंने कहा कमेंट्स ना करने पे ही भूख हड़ताल कर दूं मैं। ये गाना भी बड़ा खूबसूरत है बेटियों के लिए ना। सोनी दत्ती और अनर उनके वाले तो मना किया था 14 अगस्त मनाने को, मगर वो जमील खान और उनके अपने रिश्तेदार तो वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, ये आपने अच्छा पॉइंट आउट कर दिया है कि वो वहाँ पे मौजूद थे। जमील खान और उनके वो बहनोई थे, वो दोनों मौजूद थे उधर। तो उन्होंने MQM से बगावत कर दी है ना सर। अब तो आहिस्ता आहिस्ता सब अपनी जो है ना वो राह पकड़ रहे हैं। उनको पता है कि अब MQM खत्म होने जा रही है। वो तो वहीं पर अपनी बगावत करते हैं जहाँ पे उनका अपना तस्वीरें खिंचवाने का होता है और अपने आप